नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। इस वक्त हम लोग राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव श्री अजय भास्कर चौहान जी के यहाँ हैं, जो वर्तमान में सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और पंचायती राज मुड़ियारी के मुखिया भी हैं। ये क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं और लोगों में इनकी काफ़ी चर्चा है। लोग इन्हें जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। इनसे हम आए हैं बात करने कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और कुछ सामाजिक मुद्दों पर। तो सबसे पहले अजय जी, आप ये बताइए कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? राष्ट्र योद्धा के सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रथम प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आपका सवाल है कि इतना लोकप्रिय क्यों? ये तो आपकी बड़कपन है जो आप कह रहे हैं कि हम बहुत लोकप्रिय हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हम एक जमीन के प्रथम सेवक हैं और उसी सेवक के रूप में मालिकों के चरण में समर्पित रहते हैं। अब ये समर्पण आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोकप्रिय है, तो आपको विशेष अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सवाल देखिए, मतलब सीधा सीधा अगर कहें तो ये है कि आपकी लोकप्रियता जो है वो आपके काम के कारण है या आपकी जो है मंत्र मुग्ध करने वाली जो छवि है उसके कारण है, या फिर आपकी राजनीतिक पकड़ ऐसी है उसके कारण है? ये जो है बहुत एक सशक्त आपका सवाल है कि आपकी लोकप्रियता केवल आपके जुबान से तो नहीं, क्या आपके काम से तो नहीं, या फिर राजनीतिक पकड़ के चलते कि नहीं। देखिए, हो सकता है कि हमारा जुबान या हमारा राजनीतिक पावर काम आए, लेकिन केवल एक बार आ सकता है। हो सकता है कि हमारे जुबान के चलते या हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के चलते यह पद मिले तो केवल एक बार मिल सकता है, दो बार हो देखिए, सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल हमारा जो है, पूर्ण कर लेने दीजिए, जवाब पूर्ण कर लेने जरूर जरूर जरूर, कि अब लोकप्रियता का प्लेटफॉर्म क्या है, हम सीधा सीधा उसी पर आ जाना चाहते हैं कि आपके काम की बदौलत आपका लोकप्रियता है, कि आपके दाम की बदौलत है, कि आपकी राजनीतिक हैसियत की बदौलत है। स्पष्ट है, ये चीज स्पष्ट कर रहा है कि आज 20 बरस से पंचायत के मालिकों का अगर प्यार है तो वह प्यार मेरे काम के बदौलत ही हो सकता है, मेरे दाम के बदौलत नहीं हो सकता है, मेरे जुबान के भी बदौलत नहीं हो सकता है, और मेरा राजनीतिक प्रभाव के भी बदौलत नहीं हो सकता है। चूंकि हम लोग पंचायत के एक प्रथम सेवक हैं, एक साधारण मुखिया हैं, और एक साधारण मुखिया तभी रिपीट करेगा जब अपनी काम के बदौलत लोगों के दिल में होगा। तो ये स्पष्ट है कि आज लोगों का प्यार है, हमारी काम कुछ बेहतर रही होगी या लोगों के बीच में चढ़ कर काम करते होंगे, जिसकी वजह से आज सभी पंचायत के मालिकों का प्यार मिलता है और 20 बरस से लोगों का सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें स्पष्ट है। देखिए ये तो है आपकी लोकप्रियता के बारे में। अब आते हैं असल मुद्दों पर। अभी हाल ही में जो है जातीय जनगणना हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बेहतर चीज है ये। अब राजनीतिक बात इस पर नहीं करना चाहते हैं और हम किसी दल का भी समर्थक नहीं है। नहीं, क्योंकि आप पूर्व में जो है प्रदेश महासचिव रहे हैं राजद के, राष्ट्रीय जनता दल के, जो कि एक मुख्य पार्टी है इस राज्य में, बड़ी पार्टी है, भारी मतों से ये जो पार्टी है जो जीतती है। तो आपका एक राजनीतिक पक्ष तो इस मुद्दे पर बनता है कि आप इसके बारे में कुछ कहें कि ये जो जातीय जनगणना हुई है ये समाज के लिए किस तरह से सही है, किस तरह से अच्छी है? ये अच्छा बात है, आप जो कह रहे हैं ये आपका बेहतरीन लॉजिक है कि एक बनता है कि आपसे सवाल पूछा जाए। लेकिन मेरा ये कहना था कि हम कोई राजनीतिक बातों को लेकर के या फिर किसी दलीय बातों को लेकर के हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया बेहतर काम किया। पहला, अब इससे क्या चीज स्पष्ट होगा, चूंकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती बिहार और देश के माननीय सांसद, ये देश के पार्लियामेंट में हम लोगों का शक्ति नहीं थे, देश के राज्यसभा के सदन में बिहार और प्रदेश की शक्ति नहीं थे, उसी प्रकार से बिहार की शक्ति बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में नहीं थे।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया, इसका प्रभाव हम जरूर उनसे कहना चाहते हैं कि अगर समाज में समानता आप देखना चाहते हैं, समाज में सब लोग मुख्य धारा में आ जाए, सभी समाज के लोगों की मजबूती आप चाहते हैं, तो जिस प्रकार से जातीय जनगणना आपने कराया है और ये बताने का कार्य किया कि इस समाज और इस जाति के लोगों की ये संख्या है, तो हम तो कहना चाहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती संख्या के आधार पर ही निर्धारित होता है। चूंकि जिसकी मत होती है, जिसके पक्ष में जनता का मैंडेट होता है, उस सरकार में आते हैं लोग, और सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है बिहार और देश के आवाम के लिए बनाती है। तो सभी आवाम के लोगों का प्रतिनिधित्व अगर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में होता है तो उससे समाज में समानता आएगा। तो इन्होंने जो किया है अच्छा किया है, और जरूर हम कहेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकार सुनिश्चित करे, चाहे वो पार्टी जो हो या सरकार जिनकी हो, जिनकी जितनी संख्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया जाए। और इसका प्रभाव भी रहेगा। जो आप देखें जातीय जनगणना का जो आधार देखा है आपने कि सबसे बड़ा समाज, सबसे बड़ा तबका यादव समाज रहा है, तो हम तो कहना चाहते हैं कि यादव समाज के लोगों की जो उपस्थिति है 14%, उस 14% के अनुसार उनकी उपस्थिति बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, प्रशासनिक पद या जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं उसमें सुनिश्चित किया जाए। अति पिछड़ाओं की 36% आबादी है। हम तो कहना चाहते हैं और मांग भी करते हैं, और लोकतंत्र में ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारी आबादी 36% है तो सभी जगहों में, वो प्रशासनिक जगह हो, प्रशासनिक महकमा हो, राजनीतिक जगह हो, संवैधानिक जगह हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, आयोग हो, सभी जगह में 36% के अनुसार अति पिछड़ा के साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया जाए। इससे ये रहेगा बेहतर। तो आपको ये नहीं लगता है कि मतलब जाति में जो है जाति जनगणना करना, जातियों में लोगों को बांटना, ये तरह से एक समाज को बांट रहे हैं? क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पद है या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम के आधार पर उनको चुना जाना चाहिए, या आप इससे सहमति रखते हैं इस बात से? नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती भी तो यही है ना। नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती ठीक है। देखिए, पहली बार जो जातीय जनगणना हुई वो अंग्रेजों ने करवाई थी 1930-1932 में। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की जो थी वो यहां से शुरू हुई, और ये दूसरी बार जो है अब हो रहा है। तो इससे मतलब क्या उपलब्धि सरकार हासिल कर लेगी इससे? दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं। इससे उपलब्धि क्या हासिल होगी? यही हम बताना चाहते हैं। हमने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप भाई आरक्षण दिए हैं ना, आरक्षण का आधार क्या रहा? डिफाइन तो पहले ही संविधान में किया गया है। SC ST के लोग हैं, या तो डिफाइन हो गया कि SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आधार उसी आधार पे उनको आरक्षण दिया गया। भाई नया चीज तो प्रयोग में है नहीं। अब उनको आप भले कहें, यह भी तो एक बात है ना जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। जाति निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य वर्ग, सामान्य जाति के लोग को 10% आरक्षण दिया गया, निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य जाति का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, यही तो है। तो जब लोकतंत्र में यह व्यवस्था कर दिया गया है, संविधान में ऐसा व्यवस्था पूर्व से ही किया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये सामान्य जाति के लोग हैं, ये अति पिछड़ा जाति के लोग हैं। तो जब अति पिछड़ा जाति को आपने तय कर दिया है 36%, तो अति पिछड़ा जाति की संख्या का अगर उन्होंने जनगणना करवा दिया तो कौन सा पाप कर दिया है? अच्छा, तो ये आपका जो कहना है कि ये जो जातियों में जो बांटना है, जो आरक्षण है, ये शुरू से संविधान से चला रहा है, ठीक है? नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप ये बात जो बता रहे हैं, अरे हम किस आधार पे अब देखिए, किस आधार पे बताना चाहते हैं? हम तो इस आधार पे बता रहे हैं जो पूर्व से इस संविधान में वर्णित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दूसरी इस पे बारीकी देखिए कि संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाया गया, उसमें यह भी कहा गया है कि 15 साल के बाद ये आरक्षण जो है इसको खत्म कर दिया जाए। हमारा जब संविधान लागू हो 15 साल के बाद ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी से आपकी कोई मतलब संबंध नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में रही, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो इस पे आपको मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन जातिगत जनगणना जो है, जो समाज को बांटना और बांट करके ये जो वोट बैंक की राजनीति करना, ये कहां तक सही है? देखिए, क्योंकि अभी जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे, भाजपा की उतनी पकड़ नहीं है,
राजद है, नीतीश नीतीश कुमार जी हैं, उनकी सरकार, उनकी जो पार्टी है जदयू, उसकी भी उतनी जो है पकड़ जो धीरे धीरे गिरती जा रही है। पिछले 15 सालों में आप देखेंगे तो 117 सीट, 77 सीट, अब 44 सीट, 43 सीट पर आ चुके हैं। तो उनकी पार्टी की पकड़ जो है वो खोती जा रही है। राजद ही है जो एक अभी जो है उभर कर पार्टी, बड़ी पार्टी जो है बिहार में बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग समाज को, कायस्थ कौन है, कोयरी कौन है, कुर्मी कौन है, SC ST कौन है, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, तो इससे हमें लाभ क्या मिल रहा है? हम तो अब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हम तो ऐसा चाहते हैं कि इन व्यवस्थाओं पे लगाम विराम लगे, आरक्षण सबका समाप्त किया जाए, चाहे SC समाज के लोग हों, ST समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों। हम तो ऐसा चाहते हैं कि पूरे देश से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। एक व्यवस्था आप दे दीजिए ना इस देश में, 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो, तो 1 नेशन और 1 एजुकेशन कर दीजिए ना। आप भाई सभी चीजों को बिहार और देश की आवाम के लिए आप चिकित्सा का व्यवस्था मुफ्त कर दीजिए पूरे देश में। जो व्यक्ति जहां इलाज करवाना चाहता है, सरकार की तरफ से मुफ्त व्यवस्थाएं हो, वहां तो बांटा नहीं जाएगा ना कि सामान्य वर्ग कौन है, अनुसूचित कौन है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति से कौन है, अति पिछड़ा से कौन है। कोई व्यक्ति हो, इलाज चाहे किसी भी हॉस्पिटल में करवाए, वो मेदांता हो, सावित्री हो, या देश का कोई बड़ा प्रतिष्ठान हो, गरीब का भी इलाज मुफ्त में होगा, अमीर का भी इलाज मुफ्त में करवा दीजिए। तो ये जो है अभी तो जैसे कि एक आयुष्मान कर लीजिए, एक कर लीजिए। नहीं, मैं आपको नहीं, आपको बीच में मैं इसलिए रोक रहा हूँ, चीजें लुभावनी बात है। जो आयुष्मान की आप बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि सभी चीजों पे विराम लग जाए। क्यों? आर्थिक रूप से अगर आरक्षण किसी को, तो वो गलत है, और जातिवाद के नाम पर आरक्षण देना सही है, क्योंकि आप उसमें जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको ये आयुष्मान की सुविधा दी गई है, तो इसमें गलत कैसा है? भैया हम उन चीजों पे नहीं कर रहे हैं, हम तो करें कि इन सभी एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। चीजों पर आप विराम आपने जो कहा कि जो अमीर हो गरीब हो सबको एक समान दिया जाए, ये आपका कहना सही है, लेकिन जहां गरीब दबा उसको उठाना भी तो जरूरी है। आप जानते हैं किसी भी परिवार का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी परिवार का 60% कमाई का हिस्सा कहां जाता है? किसी भी परिवार का 60% कमाई का हिस्सा आज के डेट में कहां कर रहे हैं आप लोग जी? किसी भी परिवार के 60% कमाई का हिस्सा उसके बच्चों के एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर खर्च करता है परिवार। तो आप विराम लगवा दीजिए ना भाई। गरीब का भी बेटा बेहतर स्कूल में अगर पढ़ना चाहता है तो मुफ्त में पढ़े, क्या परेशानी है? अमीर का भी बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ ही रहा है, तो गरीब का भी बेटा पढ़ेगा तो क्या दिक्कत है? गरीब के भी बेटा को चाहे देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहे मुफ्त में करवा दीजिए। देखिए सभी चीजों पे विराम लगता है कि नहीं लगता है? कौन इस पर सवाल खड़े करेगा? लोग का ये जो विचार है बहुत बहुत सही है, बहुत अच्छा है ये विचार, बहुत अच्छा विचार है ये। बता दीजिए जरा, हम बहुत मांग नहीं करना चाहते। आप मत दीजिए मुफ्त का राशन हमको, आप मत दीजिए मुफ्त का PM सम्मान निधि, हम कहना चाहते हैं आप मत दीजिए मुफ्त का हमको आरक्षण। किसी गरीब का बेटा अगर चाहता है कि DAV में हमारा बेटा पढ़ेगा तो मुफ्त में पढ़ाने की व्यवस्था करवा दीजिए। किसी गरीब का बेटा चाहता है कि हमारा बच्चा DPS में पढ़ेगा तो मुफ्त में करवा दीजिए। आदमी मर रहा है इसीलिए ना, आदमी आरक्षण के पीछे क्यों भाग रहा है? आप मुफ्त में राशन की बात करते हैं, उसके बेटा को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की व्यवस्था मुफ्त में करवा दीजिए ना। आप कभी देखे हैं जिसके घर में बेहतर कमाने वाला इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोई बढ़िया अधिकारी हो, उसके घर में कभी देखे हैं कि राशन के पीछे वो परिवार भागता है? नहीं भागता है। कौन लोग भागते हैं? गरीब लोग भागते हैं। आप जाइए सरकारी विद्यालय पे, हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं, दावे के साथ कहना चाहते हैं, एक साधारण मुखिया है और जमीन की बात हमें जानकारी है। आप बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में चलिए, 8वें क्लास के 5 बच्चा को ले लीजिए और किसी भी DAV और DPS के 3रे क्लास के बच्चा को ले लीजिए, कंपाइल करवा लीजिए, मालूम चल जाएगा कि दोनों का वस्तु स्थिति क्या है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक सरकारी विद्यालय का 8वां का बच्चा
5 लाइन खड़ा होकर के ना बोल सकता है इंग्लिश में ना लिख सकता है। अगर कोई लिखता है तो एकाध अपवाद में, और उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? 80% गरीब का बच्चा आज भी सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। क्या उम्मीद और आशा किया जा सकता है कि वह बच्चा कल चपरासी IAS IPS बनेगा? चपरासी भी बनने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टडी का जो है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक 8वें क्लास के सरकारी विद्यालय के बच्चा का और तीसरे क्लास के DAV और DPS का जब देखिएगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। हम सवाल इन मुद्दाओं पे करना चाहते हैं, हमारी कोई आवाज सुने नहीं सुने, क्योंकि हम लोग जमीन के एक सेवक हैं और जमीन के हर दर्द को समझते हैं। हम तो ये मांग करना चाहते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, आप जो भी पॉलिसी योजनाओं लेके आते हैं इस बिहार के आवाम के लिए, आप गरीबी हटाने की बात करते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर ये कह रहे हैं कि राजद की ओर से कहा? हम तो व्यक्तिगत, हम तो RJD के अभी बाहर के सिपाही है, हम तो RJD में अभी सिपाही भी नहीं है, हम तो रिजाइन किए हमको 1.5 साल हो गया। तो हम तो देश के आम नागरिक होने के नाते कह रहे हैं कि नोनिया के भी बच्चा को अगर DAV में पढ़ना है तो मुफ्त में पढ़वाइए ना, और ब्राह्मण का भी बेटा अगर चाहता है DAV में पढ़े तो मुफ्त में पढ़े। वहां फिर जाति पाति मजहब जाति धर्म ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। सभी लोग एक छत के नीचे DAV में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, उनके पढ़ने की व्यवस्था सरकार करे। आप छोड़ दीजिए मुफ्त के चीजों पर। देखिए कैसे देश बदलता है कि नहीं बदलता, देखिए कैसे प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता, लेकिन इन चीजों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। आप हर वक्त वैसा वादा करिएगा। देश में 70 बरस कांग्रेस की राज रही है, 70 साल के शासन में देखिए, यही बिहार के धरती से 70 साल के भी शासन में उस ट्रेन में गरीब गुरबा भूसा की तरह दिल्ली कस के जाते हैं, और आज मोदी जी के भी सरकार में आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, गरीब गुरबा आज भी उस ट्रेन में जनरल बोगी में भूसा की तरह कस के लोग जाता है। सवाल यहां होना चाहिए, व्यवस्थाएं वहीं क्या वहीं खड़ा हुआ है। वो चाहे RJD की सरकार हो, जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, ये लोग सत्ता में किस प्रकार से जनता को लुभावना वादा, किस प्रकार से हम लोगों के जेहन में हिंदू मुसलमान कर लें, किस प्रकार से अगड़ा पिछड़ा कर लें, किस प्रकार से हमारे लोग हमारे तरफ पोलराइज हो जाएं, यही राजनीतिक दलों का भी स्थिति बना हुआ है। तो हम तो एक बिहार के साधारण नागरिक होने के नाते, इस देश के साधारण नागरिक होने के नाते हम जरूर निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या है हमारे मालिक, इन मुद्दाओं पे आप सवाल करिए। आप छोड़ दीजिए मुफ्त का बांटना, आप छोड़ दीजिए आरक्षण की बात। क्यों आरक्षण की बात करिएगा? एक चमार जाति, एक नोनिया जाति, एक ब्राह्मण जाति का गरीब 3 का अगर बेटा हो और तीनों को बढ़िया DAV में दिलवाइए एजुकेशन, तीनों कल IAS बनेगा, तीनों कल IPS बनेगा, तीनों कल डॉक्टर बनेगा, तीनों कल इंजीनियर बनेगा, उसको कभी किसी लाभ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप अभी जो बता रहे हैं कि जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपने बहुत ही अच्छा अंतर बताया कि क्या स्थिति है और क्या स्तर है उनके पढ़ाई का। तो इसमें यहाँ तो आप बिहार में देखें तो यहाँ ज़्यादातर जो है राजद की, जदयू की रही है, कुछ समय भाजपा की भी यहाँ सरकार रही है। तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? भैया इन सरकारों पर सवाल नहीं कर रहे हैं, केवल बिहार की नहीं बात। आखिर बिहार की अगर ये स्थिति है तो उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें आती हैं, केवल बिहार जिन्होंने भी यहाँ सत्ता चलाई है। यही तो हम कह रहे हैं। हमने तो कांग्रेस को भी कहा कि कांग्रेस के भी 70 साल के शासन में बिहार के लोग उसी प्रकार से जनरल बोगियों में हमने नजीर दिया है कि भूसा की तरह कस के जाते थे, और आज भी जाइएगा तो आज भी लोग भूसा की तरह कस के जाते हैं। और बिहार में भी सरकारी विद्यालय, हम गलत नहीं कर रहे हैं, आप पता करवा लीजिएगा। आप सोशल मीडिया के लोग, आप मीडिया से हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप तो बखूबी उठाते हैं जनता का आवाज। आप चले जाइए किसी सरकारी विद्यालय में, और केवल बिहार में नहीं, आप चले जाइए यूपी के भी विद्यालय में ना। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सत्ता में चाहे जो रहा हो, केवल ये लोग व्यवस्था को कहता है कि मजबूत करेंगे। कभी देखे हैं किसी नेता का बच्चा, किसी IAS IPS का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े? और सरकारी विद्यालय का बच्चा पढ़ा हुआ जिसपे साक्षात सरस्वती होंगे, 1-8% ही IAS IPS या इंजीनियर डॉक्टर बनता है। इसलिए कि स्टैंडर्ड ऑफ उन लोगों का जो स्टडी का लिविंग है वो बहुत पुअर है। और हवा में नहीं बोल रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं जमीन की बात बता रहे हैं। आप चले जाइए, हम हो सकता है मुड़ियारी की बात कहें तो अच्छा कहें खराब कहें, आप बिहार के किसी भी विद्यालय में चले जाइए,
और आप यही नहीं, आप यूपी के भी विद्यालय में चले जाएगा, अगर गलत बोल रहे हैं तो आप एक डीएवी में चले जाइए और एक सरकारी विद्यालय में चले जाइए। तीसरी क्लास के बच्चा को ले लीजिएगा, चौथी क्लास को, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, बेहतरीन तरीका से लिखता है। और 8वां क्लास का बच्चा 4 लाइन लिखने के लिए कहिएगा ना, पसीना यहां से नीचे आने लगेगा। चलिए, तो आपने ये जो हम सवाल कर रहे हैं हवा में नहीं कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। मालिक लोग सुनेंगे तो मालिक लोग का कमेंट आएगा, हम जरूर जानते हैं, जो बेहतर होगा कमेंट आएगा। ये बस। अच्छा, ये तो आप जैसे राजनीतिक मुद्दों पर हमने बात की, आप क्योंकि आप मुड़ियारी पंचायत के मुखिया भी हैं, तो उस हिसाब से आपका जो पद है, क्या क्या काम आपके गांव में आपने क्या क्या काम कराया और क्या काम कराना बाकी है? अब काम का काउंट करिएगा तो 20 साल हो गया ना। अब ये दर्शाता है कि बिना काम किए कोई इस कुर्सी पर नहीं रह सकता। एक एक समय का हिसाब हमारे मालिक लोग देते हैं। एक तो वही जो है जनता, जैसे आप जो है व्यक्तिगत रूप से अब घर घर तो नहीं जा सकते हैं, तो मीडिया के माध्यम से आप जो बताएं तो आपके जो जन हैं उन तक ये बात पहुंचे, तो इसलिए मेरा ये सवाल है। बताना चाहते हैं, 15 साल का इतिहास हम बता देना चाहते हैं। 15 साल में हमारे पंचायत के जिस गली में जाइएगा, अब हम कहेंगे तो हल्का होगा, एक तो मेरे पंचायत में एक भी कहीं आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा। ये पहली उपलब्धि सुन लीजिए। मेरे पंचायत के किसी भी गांव में जाइए आप, कोई एक कच्ची सड़क नहीं मिलेगा। या तो पीसीसी है, या तो पेवर ब्लॉक है, या तो मिट्टीकरण ईंटकरण है, पहला। दूसरा चीज, इस 15 साल के सफर में जितने माननीयों को देख रहे हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान परिषद और माननीय जिला परिषद, हमारे पूर्व में यहाँ साथी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं उपेंद्र गौड़ जी। उपेंद्र गौड़ जी के समय में, उनके कार्यकाल में 4-5 योजना अपने उन्होंने किया है सबसे ज्यादा जिला परिषद के रूप में। अभी जिला परिषद का 2 साल बीतने जा रहा है, उससे पहले भी जिला परिषद। हमारे वीरेंद्र नारायण यादव जी 12 साल का सफर, दूसरा कार्यकाल हुआ। एक हमारे पंचायत में दूसरे कार्यकाल में एक उनका योजना का क्रियान्वयन हमारे विद्यालय में एक हो रहा है। इससे पहले हमारे टूना बाबा रहे हैं 6 साल, एक 7 साल। ओम प्रकाश यादव जी 10 साल रहे। रमेश कुशवाहा जी 5 साल रहे। लगभग 3 साल अब अमरजीत कुशवाहा जी का होने जा रहा है। माननीय सांसद महोदय का 4 साल होने जा रहा है। ये जितने लोगों का हमने आपके समक्ष, इन मीडिया और तमाम मालिकों के समक्ष हमने रखने का कार्य किया, इन सभी महानुभाव लोगों का, सबका अगर योजना काउंट किया जाएगा मेरे पंचायत में तो 10 नहीं पहुंचेगा, 10 नहीं पहुंचेगा। बाकी जब जाएंगे मेरे पंचायत के जिस भी आप गांव में जाएंगे, जहां जाएंगे, अजय चौहान का जैसे मुखिया के रूप में नाम आएगा तो जरूर लोग कहेगा कि 10 गो रोड मेरे यहां जरूर अजय चौहान बनवाया है, 2-4 गो नाला जरूर बनवाया है। लोग का मरना हो, जीना हो, सुख हो, दुख हो, शादी हो, विवाह हो, थाना हो, पुलिस हो, दहाड़ हो, बहार हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, मार हो, पीट हो, हॉस्पिटल हो, मतलब जितना भी जनता से जुड़ा हुआ सवाल आप देख रहे हैं, सभी सवालों पे 24 घंटा में 20 घंटा का वक्त मालिकों के बीच में रह के उनकी सेवा में हम समर्पित रहते हैं, जिस वजह से आज लोगों का प्यार है और आज हम मुखिया के रूप में आपके बीच में अपनी आवाज को हम रखने का कार्य कर रहे हैं। ये ताकत है लोगों का। तो मुखिया जी, एक सवाल जो है, जो आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और एक बड़ा पद है, 283 पंचायतों के मुखिया जो हैं उनके आप अध्यक्ष हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि रोड सड़क जो बनते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा है कि उसकी गुणवत्ता जो है सही नहीं है। दूसरी चीज़, मैं राजनीति से परे ये बात कर रहा हूँ, 2014 में लाल किले के प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने शौच के बारे में बात की, शौचालय के बारे में बात की और स्वच्छता अभियान चलाया। वो गांव तक भी पहुंचा है, गांव-गांव तक ये पहुंचा है, लेकिन हर जगह ये जो है 100% ये जो है ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अभी भी आप देखेंगे सड़कों के पास जो है गंदगी है बहुत सारे गांव में। क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं तो आपके जो भी शब्द निकलेंगे इस विषय पर, उससे एक संदेश जाएगा सभी गाँव के मुखिया को कि इस पर क्या कार्य होना चाहिए, इसमें सुधार कैसे किया जाए। क्योंकि ये बात है, अगर आप देखेंगे तो शाम के समय 6-7 बजे घर की माताएं बहनें जो हैं ये सड़कों पर नजर आती हैं, और ये जो है हमारे बिहार के समाज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इस पर आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, उन चीजों पर जरूर आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं आप सभी गांव के मालिकों से
सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने निर्धारित किया कि आप शौचालय बनवाएंगे और शौचालय का पैसा नहीं, लोगों के कंसेप्ट में क्या है कि शौचालय बनवाएंगे, सरकार हमको 15,000 रुपये 12,000 रुपये देगी। सवाल ये 12,000 रुपये का नहीं है। 12,000 रुपया सरकार का जो राशि है प्रोत्साहन राशि है, निर्माण राशि नहीं है। पहले इन चीजों को समझा जाए। हमारे मालिकों के बीच में जब सब लोग इन चीजों को समझेंगे ना, तब जाकर के कहीं ना कहीं जो है सो जमीनी निदान हो पाएगा। मालिकों के बीच में पहले इन चीजों को समझ लिया जाए कि सरकार के द्वारा दिया गया पैसा निर्माण राशि नहीं है, प्रोत्साहन राशि है। कि सरकार ने कहा कि आप शौचालय बनवाएं, हम प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 देंगे। आवाम के बीच में इसका क्या धारणा है कि 12,000 रुपया मिलेगा तो हम शौचालय बनवाएंगे, या शौचालय बनवा ले तो 12,000 में हमारा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उन चीजों पे नहीं जाइए। शौचालय आपको बनवाना है और आपके घर के लोग, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बहू और आपकी बेटी प्रयोग करेगी। तो उस कंसर्न में उस बेहतरीन तरीका से आप बनवाइए जिसमें आपके घर के लोग जाकर उसका प्रयोग करें। जब शौचालय शुरू में बन रहा था ना, तो कहीं कहीं ठेकेदार से बनवाया जा रहा था। हमने पुरजोर विरोध किया था कि शौचालय ऐसा नहीं बनवाइए कि 2-2.5 फीट का शौचालय, छोटा सा दीवार उठवा दिए, एगो टंकी खुनवा के बनवा के खत्म कर दिए। वो 1 साल उसका लाइफ है, 1 साल के बाद से लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे। शौचालय अगर 12,000 रुपये सरकार आपको प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो हम जरूर निवेदन करेंगे कि आप 12-15 हजार रुपया लगा करके कम से कम 25-30 हजार में ढंग का एक शौचालय बनवाइए। ढंग का बनवाइएगा तो आपके घर की बहू, आपके घर की बहन, आपकी बेटी उसमें जाएगी, प्रयोग करेगी, तब जाकर के व्यवस्था बदलेगा। जब तक ये नहीं धारणा परिवर्तन होगा, आवाम में जब तक अवेयरनेस इस प्रकार से नहीं आएगा, सरकार चाहे जितना योजना चला ले, सरकार गांवों को ओडीएफ कर दिया, पंचायत को ओडीएफ कर दिया, बावजूद आप पंचायत के हर गांव में जाइएगा, बदतर स्थिति बना हुआ है। सड़क के दोनों तरफ गजब का गंदगी है। आज ही हम गए थे पंचायत के फरछुआ गांव में, एक आदमी मरे हुए थे, वहां चले गए। गांव के लोग कह रहे थे कि एक बुधन टोला है, उससे जो है सो नहर पे मतलब आना जाना दुश्वार है। क्या हालत है। लगभग हर पंचायत में और पंचायत के लगभग गांवों में यह वस्तु स्थिति बना हुआ। कैसे निराकरण होगा। सरकार तो बहुत पॉलिसी चलाई, सरकार तो अरबों खरबों रुपया जो है सो प्रोत्साहन राशि दे दिया, बावजूद हालत वही है। यह परिवेश बदलना होगा, यह हम सभी साथियों को बदलना पड़ेगा। जब तक हम सभी नहीं बदलेंगे, सरकार के चाहने से व्यवस्था नहीं बदल पाएगा। यह जो नैरेटिव एक सेट बना हुआ है कि 12,000 रुपया सरकार देगी और शौचालय बनाएंगे, उससे व्यवस्था नहीं बदलेगा। अब 12,000 ले लीजिए, 15,000 ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। जब तक आपके जहन में यह नहीं आएगा कि जो शौचालय बना रहे हैं हमारे परिवार के लिए है, जो शौचालय हम बनवाएंगे हमारी बहू बेटी जाएगी, और अगर हम नहीं बनवाएंगे तो मेरा प्रतिष्ठा जाएगा, तब तक यह व्यवस्था नहीं बदल सकता है। तो जरूर हम निवेदन करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आप तमाम सभी गांव के मालिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रथम अपने घर में हम शौचालय का निर्माण करवाएं। हर घर में लाखों रुपया त्योहार पे खर्चा होता है, हर घर में जो है सो खाने पीने पे आवाम का लाखों रुपया खर्चा है, मोटरसाइकिल के पेट्रोल में लाखों रुपया खर्चा है, शादी विवाह में लाखों रुपया लोग खर्चा करते हैं। लेकिन क्यों शौचालय पे 50,000 भी खर्चा नहीं हो पाता? क्यों? जबकि सबसे अहम है, सबसे मजबूत कड़ी है। तो सरकार अगर 12,000 प्रोत्साहन देती है तो हम जरूर निवेदन करेंगे, क्या है हमारे मालिक 12-15 हजार लगा कर कम से कम बढ़िया एक शौचालय बना लीजिए, आपके घर का काम आएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। और जब तक यह नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं बदल सकता। अच्छा, इसी कड़ी में जो शौचालय का मुद्दा है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लोगों के मुद्दे को जो है, समाज के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। तो इस कड़ी में एक है जो 12,000 राशि जो शौचालय के लिए मिलती है, उसमें भी मतलब ये जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है कि शौचालय की जो राशि है 12,000, उसमें भी 1,000-2,000 रुपये घूस मांग करके, पैसे लेकर के तब वो जो है उसको पास किया जाता है। तो ये जो सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, तो आप अपने गांव में या ऐसे लोगों से मिलते हैं तो इस तरह का आपको ऐसा कोई संकेत मिला है, कोई कंप्लेन मिला है कि इस तरह का जो है हो रहा है? देखिए, जैसे इन चीजों की जानकारी या लोग जैसे इससे पहले अभी एक क्या परसेप्शन था, और ये परसेप्शन तो ये कह लीजिए कि पूरा मुखिया के कंधे पे है। आप जहां जिस गांव में जाएंगे ना, शौचालय का पैसा कोई मुखिया नहीं टच करता है, ना कोई लेता है।
लेकिन गांव के लोग जानते हैं क्या बोलता है, बाप रे बाप, 3-3 हजार मुखिया वाले तरफ से। क्या रोल है मुखिया का? शौचालय के पैसा जब डिस्पर्स होता है मालिकों के खाता में, कौन करता है पहले ये तो समझ लीजिए। प्रखंड के लेवल से डिस्पर्स होता है, बीडीओ साहब करते हैं। नहीं, मेरा आरोप मुखिया पर नहीं है। पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, उन बातों पे आना चाहते हैं। तो पहला गांव के लोगों का आरोप मुखिया जी पर था, हम उससे डिनाई नहीं करते हैं। हम तो एज मुखिया, जैसे हमारे मालिक लोग कहता है कि देखिए 3,000 रुपया मांगा है, चढ़ बढ़ के पहले उन चीजों का निष्पादन हम करते हैं कि इन चीजों पे विराम लगे। भाई आप बेहतरीन तरीका से शौचालय बनवाइए और चलिए मेरे साथ, देखते हैं कौन पैसा मांगते, हमको जानकारी तो दीजिए। और जैसे जानकारी तो इन चीजों पे मेरे स्तर से स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि इन चीजों पे हाथ नहीं लगाना, ये इन चीजों पे हाथ लगाइएगा तो फिर गड़बड़ी है। तो मेरे स्तर से जितना प्रयास हो सकता है मालिकों के बीच में जाकर के मालिकों को जगाने का कार्य करते हैं, मालिकों से निवेदन करने का कार्य करते हैं कि आप हमें जानकारी दीजिए। और हम चाहते हैं कि मालिकों का शौचालय बेहतर बने, मालिकों को प्रोत्साहन राशि मिले और मालिक लोग शौचालय का प्रयोग करें। हम तो ऐसा चाहते हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी ना समाप्त हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। तो उन्हीं व्यवस्थाओं में रह करके व्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, सवाल वहां होना चाहिए। और उसी सवाल पर हर वक्त हम मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का कार्य करते हैं। इस कड़ी में, इस साक्षात्कार में मेरा अंतिम और आखिरी सवाल अजय जी से है कि ये लगभग 15-20 सालों से मुखिया पद पर हैं और बार बार चुने जा रहे हैं। जनता में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है, लोग इनको पसंद करते हैं, इनके काम को पसंद करते हैं। तो मुखिया जी ये बताइए कि आप अपने गांव को आदर्श ग्राम के रूप में कब तक स्थापित कर देंगे? पूरा मेरा पंचायत ही मेरा आदर्श पंचायत है। हम तो कहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं केवल मेरा एक गांव नहीं, मेरे पंचायत का 7 रेवेन्यू विलेज है, सब हमारे लिए आदर्श है। हम तो चाहते हैं सभी गांव मेरा आदर्श ग्राम के रूप में हो, व्यवस्था बदले और सरकार की जो पॉलिसी है बेहतर तरीका से समाज का अंतिम पैदान के व्यक्ति तक पहुंचे। हम तो ऐसा चाहते हैं। हमारे लिए कहीं कोई व्यक्तिगत गांव डिफाइन नहीं है, सब गांव मेरा है, सभी मालिक लोग हमारे सभी मालिक बेहतर हो, मेरा सभी गांव सुसज्जित तो मेरा सभी गांव बेहतर है। मेरा तो ये प्रयास रहता है। बाकी उस प्रयास में हम भी एक इंसान है और जरूरी नहीं है कि सभी कामों को बेहतरीन तरीका से हम निष्पादित कर पाते हो सकता है कि हमारे किसी मालिक को अच्छा लगता हो, किसी मालिक को खराब लगता हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि वोट ऑफ परसेंट, वर्क ऑफ परसेंट और पब्लिक मतलब क्या बोलिएगा, पब्लिक के दिलों में जो परसेंट की बात करेगा ज्यादा से ज्यादा मेरा उनके दिलों में हमारी जगह बनी रहे। हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें, हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्पित रहें, उन लोगों के लिए हर वक्त उनके सुख दुख में चलते रहे। मेरा ये प्रयास रहता है। तो ये आपने देखा अजय चौहान जी जो मुखिया संघ सिवान के अध्यक्ष हैं। इनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की, बहुत सारे सवाल इनसे हमने पूछे, कुछ अच्छे कुछ तीखे, और हर सवाल का इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। और इनकी लोकप्रियता जो है आगे भी हम चलकर देखेंगे और ये अच्छे काम करें, इसकी भी हम शुभकामनाएं देंगे। और इनसे फिर कभी जब मौका बने एक साथ का साक्षात्कार जरूर करेंगे। मैं हूं विनय पुरी, राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। धन्यवाद।